अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। नाजरीन, आज की तारीख में आज से 15 साल पहले पाकिस्तान एक अजीम लीडर से महरूम हो गया और उस अजीम लीडर का नाम था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। 27 दिसंबर 2007 को वो रावलपिंडी में एक खुदकश बम धमाके की नज़र हो गई और उसके बारे में तब से आज तक उनके कत्ल का मामला हल नहीं हो पाया। बहुत सारी इंक्वायरीज भी हुई, यूनाइटेड नेशन की एक कमीशन भी बना, उसने इंक्वायरी की, लोकल लेवल पर भी इंक्वायरीज हुई। तो उस मौजू पर हम आज बात करेंगे एजाज सैयद से। एजाज सैयद जो हैं वो उन्होंने उस हादसे के कुछ अर्सा पहले इस बारे में खबर भी दी थी कि टीटीपी वाले उन पर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। बैतुल्ला महसूद उस टाइम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लीडर थे और वो प्लान अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। तो इसके अलावा एजाज सैयद जो हैं वो जब ये वाक़या हुआ तो उस टाइम उस जगह पर भी मौजूद थे, तो हम उन्हीं से बात करेंगे। उन्होंने उसके बाद भी इस कत्ल का खोज लगाने की कोशिश करते रहे हैं। तो एजाज सैयद साहब, कोई इस बारे में आपकी एक अगर मैं इब्तदाई स्टेटमेंट मांगूं कि आप क्या समझते हैं कि जो शुकुक शुबात हैं कत्ल के हवाले से, उसमें कि कोई लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, कोई लोग कहते हैं तालिबान ने किया है। हर एक को जो उनका एक कैरेक्टर सूट करता है वो उसकी तरफ एक इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आप इस बारे में क्या जानते हैं या अभी तक आपने क्या जान पाए आप इस बारे में? उमर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस हवाले से उमर, मैं बदकिस्मती से कहूँगा कि इस मर्डर मिस्ट्री के हवाले से मैं शायद पाकिस्तान का वो वाहिद रिपोर्टर हूँ जो इस मर्डर की हैपनिंग से भी पहले इस मामले को रिपोर्ट कर रहा है और बाद में भी सारी जो अदालती प्रोसीडिंग्स हैं उनको रिपोर्ट किया। और इस दौरान भी बड़े वाक़यात हुए। जो आपने उमर राइटली कहा कि जो जिसको सूट करता है बंदा, उसको उसका इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। तो पहले हम मेरे ख़्याल में इसके ऊपर बात करते हैं कि इस कंट्रोवर्सी में किस-किस का नाम आता रहा है और क्या वो मुलव्वस भी थे या नहीं थे। तो सबसे पहले तो उमर चीमा साहब, आप को यानी नाज़रीन को और बिलख़ुसूस जो नए लोग हैं, नौजवान, अ, उनके लिए ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं और आम आदमी के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे नौजवानों के लिए कि 2007 का मंजरनामा क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था सारे मर्डर का। कॉन्टेक्स्ट ये था कि 9 मार्च 2007 को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को उस वक्त मुशर्रफ साहब ने डिपोज कर दिया था। उसके बाद उनके पैरेलली लाल मस्जिद का एक मामला चल रहा था कि लाल मस्जिद में लाल मस्जिद की इंतजामिया थे अब्दुल रशीद गाजी और मौलाना अब्दुल अजीज जो अभी भी मौजूद हैं। इन्होंने लाल मस्जिद के अंदर तलबा रखे हुए थे। एक मदरसा था, उसके उसकी तालबात थी, तलबा थे, वो अंदर मौजूद थे। तो इन्होंने अपने आप को महबूस किया हुआ था और मुतालबात ये कर रहे थे कि जी पाकिस्तान में सिस्टम इस्लामिक लगा दें। तो जब ये बातें यहाँ पर हो रही थी तो उन्हीं दिनों अमेरिका की जो जंग थी अफगानिस्तान में वो भी अरूज पे थी और पाकिस्तान से बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो कि जाते थे और उधर अफगानिस्तान में लड़ते थे। और ज़ाहिर है मज़हब का एक पाकिस्तान में एक रेलिवेंस है, तो मज़हब से मोहब्बत करने वाले वो जाते थे कि जी हम जहाद करने जा रहे हैं अफगानिस्तान, और ये एलिमेंट्स यहाँ पर भी थे। तो इस तनाज़र में ये सारा वाक़यात हो रहे थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही थी और ट्राइबल एरियाज़ में जो मिलिटेंट्स हैं वो इकट्ठे हो रहे थे, अस्करियत पसंद इकट्ठे हो रहे थे। तो वहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ में इन दिनों सबसे जो मौसर मिलिटेंट थे, अस्करियत पसंद थे, जो कश्मीर में भी भारत के खिलाफ लड़ते रहे थे और बाद में अफ़गानिस्तान में भी लड़ते रहे थे, उनका नाम था बैतुल्ला महसूद। तो बैतुल्ला महसूद ट्राइबल एरियाज़ में थे। आपको पता है कि उन दिनों लाल मस्जिद की जो एक एक तारीखी अहमियत भी है। वो तारीखी अहमियत ये है कि जब सर्द जंग हुई थी, रशिया के खिलाफ जब जंग हुई थी अफगानिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था 80s में पर्टिकुलरली, तो उसमें लाल मस्जिद के की बड़ी अहमियत थी कि जितने भी कराची से, सिंध से आते थे मुजाहिदीन एट दैट टाइम, तो वो आके लाल मस्जिद रहा करते थे। और मौलाना जो लाल मस्जिद के ये मौलाना अब्दुल अजीज के जो वालिद थे, वो बड़े पॉपुलर थे जहादी रैंक्स मौलाना में, और लाल अब्दुल्ला। मस्जिद की भी जहादी रैंक्स में बड़ी, मौलाना अब्दुल्ला, जी हाँ। तो मौलाना अब्दुल्ला की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। तो जब
लाल मस्जिद का राउंड अप किया तो फौज रूल कर रही थी, तो 111 ब्रिगेड जो थी वो उसने राउंड अप कर लिया। उन्होंने कहा कि जी हम ऑपरेशन करेंगे, और उस वक्त 111 ब्रिगेड के चीमा साहब कमांडर आसिम बाजवा साहब थे। ये जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा, जो कि पापा जॉन्स के वाले स्कैंडल में भी बड़े आए थे, ये ब्रिगेडियर थे और 111 ब्रिगेड के कमांडर थे एट दैट टाइम। तो लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन हुआ, जुलाई में ऑपरेशन हुआ, 10 जुलाई को। और जब ऑपरेशन हुआ तो बेनजीर साहिबा उस वक्त बैरून मुल्क थी। मुशर्रफ साहब ने ट्राइबल एरियाज में भी ऑपरेशन किया, तो बेनजीर साहिबा ने वहां पर एक इंटरव्यू दिया कि ये जो मुशर्रफ साहब हैं ये मिले हुए हैं मुल्लाओं से और अस्करियत पसंदों से और मिलिटेंट से, तो हम जब आएंगे पावर में तो हम अच्छे तरीके से ये ऑपरेशन करेंगे और पाकिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करेंगे। बेनजीर साहिबा ने इंटरव्यू दिया। मामलात ये हुए कि पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब कमजोर हो गए, क्योंकि उनके खिलाफ वकला तहरीक चला रहे थे, जिनका साथ मीडिया दे रहा था। सियासी जमातें भी वकला और इफ्तिखार चौधरी की हिमायत कर रही थी। और मुशर्रफ साहब जब कमजोर हुए तो उन्होंने बेनजीर साहिबा से मुज़ाकरात शुरू किए, और बेनजीर साहिबा से जलकियानी ने दुबई में जाके मुज़ाकरात किए, और भी काफी राउंड हुए और जगहों पे भी, लेकिन दुबई वाले जो राउंड्स थे उनके वो कामयाब हुए। तो तय ये पाया कि पीपल्स पार्टी हमायत करेगी जनरल मुशर्रफ की। जो अगले सदारती इंतखाबात होंगे जनरल मुशर्रफ साहब के, उनमें मुशर्रफ साहब वर्दी उतार देंगे। ये बातें तय हुई। बेनजीर साहिबा ने प्लान कर लिया कि वो पाकिस्तान में आएंगी। अच्छा, मीनवाइल बेनजीर साहिबा इंटरनेशनली वो इंटरव्यूज दे रही हैं मुख्तलिफ लोगों को। तो एक इंटरव्यू उनका एक और भी हुआ, और वो इंटरव्यू भी बड़ा अहम था। वो था पाकिस्तान के एटम बम के हवाले से। तो उन्होंने डाउट जाहिर किया कि ये जो डॉक्टर AQ खान है, इनका जो आपको पता है प्रोलिफरेशन में भी बड़ा रोल था। तो बीबी बेनजीर साहिबा ने इस वाले से भी कोई स्टेटमेंट दिए, जो अस्करियत पसंद हल्के थे उनको पसंद नहीं थे। लेकिन जो सबसे अहम बात थी, बेनजीर साहिबा ने कहा था लाल मस्जिद और ट्राइबल एरियाज में ऑपरेशन हम अच्छे तरीके से करेंगे, ये मिले हुए। अब बेनजीर साहिबा जरा थोड़ा सा अगर फास्ट फॉरवर्ड करें ना, ताकि बाज़ औक़ात लोग कह रहे होते हैं जी कि आपका प्रोग्राम लंबा हो जाता है, तो चूंकि जी, अभी कत्ल पर भी हमने काफी बात करनी है, तो मेरा ख्याल है कि अगर अच्छा, ये मैं आ गया, मैं हाँ कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाह रहा था। मैं अब उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ डायरेक्टली। तो इस तनाजर में बेनजीर साहिबा का और मुशर्रफ साहब का NRO होता है, और बेनजीर साहिबा प्लान करती हैं कि वो पाकिस्तान में आएंगी। और उन्हीं दिनों में एक किताब लिख रहा था टेररिज्म के हवाले से, तो मैंने बैतुल्ला महसूद साहब से मिलना था, उधर जाना था ट्राइबल एरियाज में। बैतुल्ला महसूद बड़े खौफ की अलामत थे। तो मैंने एक सेनेटर हैं जो कि आजकल नहीं है, अभी तो फॉर्मर सेनेटर है, वो उनके फॉर्मर क्लास फेलो भी रहे, मदरसा में उनके साथ रहे, बल्कि कश्मीर में इकट्ठे ये याद भी करते रहे, सेनेटर साले शाह। तो मैं उनसे मिला, उनसे मैंने कहा कि जी मैंने मिलना है बैतुल्ला महसूद से। और अब ये अक्टूबर का पहला वीक है। तो फिर मैं जब उनसे बातचीत कर रहा था तो मैंने कहा जी ये तो बेनजीर साहिबा और मुशर्रफ साहब ये मिल गए हैं, ये तो बड़ा भरपूर ऑपरेशन करेंगे अस्करियत पसंदों के खिलाफ और आपके दोस्तों के खिलाफ। तो उस पे सेनेटर सालिह शाह ने कहा कि बिल्कुल हमें पता है कि ये बेनजीर तो अमेरिकी एजेंट है। तो अमीर साहब को भी इस बात का पता है, अमीर साहब बैतुल्ला महसूद वो रेफरेंस दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अमीर साहब को भी इस बात का पता है। तो अमीर साहब ने भी अपने बंदे उसके इस्तकबाल के लिए भेज दिए। ये मेरे लिए एक, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक था, एक झटका था बिजली का। तो मैंने कहा ये तो खुदकुश हमले हुए, क्योंकि बैतुल्ला महसूद जाने जाते थे खुदकुश हमला करने के वाले से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप खुदकुश हमला ना लिखें। अब ये पहली दफा वो किसी जर्नलिस्ट से मिल रहे हैं जो कि मेन स्ट्रीम, मैं उन दिनों डेली टाइम्स में काम करता था, नजम सेठी मेरे एडिटर थे। तो कहते हैं नहीं, आप ये ना लिखें, आप ये बता दें कि बंदे वेलकम के लिए भेज दिए। तो मैंने स्टोरी उसकी लिखी, वो छप गई 5 अक्टूबर को, गालबन 5-6 अक्टूबर को वो छपी थी 2007 को, कि बेनजीर पर हमलों का प्लान कर लिया और बैतुल्ला महसूद ने बंदे अपने भेज दिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बात आपकी खुद हुई है? उन्होंने कहा जी मेरी खुद बात हुई है। 3 दफा मैंने उनसे ये सवाल किया।
वहां पर एक और साहब भी बैठे हुए थे, खैर वो एक अलग स्टोरी है। तो खैर वो खबर चल गई, और फिर बाद में जो कुछ हुआ वो तारीख है कि बेनजीर साहिबा 18 अक्टूबर को लैंड की, तो अटैक हो गया उन पर, और वो उस शाह जी अटैक ये बताएं कि अगर बाकी लोगों को आइडिया है कि बेनजीर जो है वो रावलपिंडी में जो कुछ हुआ उनके साथ, अब ये है कि जो उस बारे में अभी तक ये कत्ल का मुअम्मा क्यों नहीं हल हो पाया है, इसके बारे में बताएं। अच्छा, उमर कत्ल का मुअम्मा क्यों नहीं हल हो पाया? 27 दिसंबर को बेनजीर पे अटैक हो गया पिंडी में, और वो शहीद हो गई। 18 अक्टूबर की वाक़े की भी तहकीकात आज तक मुकम्मल नहीं हुई, और 27 दिसंबर के वाक़े की तहकीकात हुई, मगर अदालत में जाके जो मुल्ज़मान थे वो बरी हो गए। सिर्फ 2 पुलिस वालों को सज़ा मिली है, और वो भी अपील में है। और मैं फिर बात करूँगा कि इसमें नाम लिया जाता है। एक किताब आई, हमारे सीनियर हैं शकील अंजम साहब ने अच्छी किताब लिखी, उन्होंने जो एक क्राइम रिपोर्टर के वाले से जो किताब लिखी, लेकिन उन्होंने उस किताब में शक जाहिर किया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर। फिर बाज लोगों ने शक जाहिर किया परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर कि परवेज मुशर्रफ साहब ने किया। बाज लोग कहते हैं कि तालिबान ने किया, जो है कि ये तालिबान ने, अलकायदा ने ये किया है, और मुशर्रफ साहब भी इसमें मुलविस थे। और ये कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें वो 2 पुलिस वाले भी, सऊद अजीज और खुरम शहजाद, वो भी मुलविस थे, जो कि एसपी थे, और सऊद अजीज उस वक्त डीआईजी थे पिंडी के। तो ये भी ये चालान पेश किया गया था एफआईए में। अब इसके साथ कुछ मिलिटेंट्स को भी पकड़ा गया था, इकरामुल्ला, एतजाज शाह और 3-4 और लोग थे, उनको भी पकड़ा गया था तफ्तीश के दौरान। अदालत में केस चला। अदालत में जो प्रोसिक्यूशन है वो ये साबित नहीं कर सकी कि जो लिंक क्या था, जो मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने सुसाइड अटैक किया है, ये इकरामुल्ला और एतजाज शाह और दीगर जो साथी थे इनका पुलिस वालों से राब्ता कोई इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि लिंक होता, या इनका मुशर्रफ साहब से कोई राब्ता कोई साबित नहीं हुआ कि ये इनका मुशर्रफ साहब से कोई राब्ता था। तो इस तरह से अदालत में ये केस फारग हो गया, और सिर्फ 2 पुलिस वालों को सजा मिली, जो कि मेरा ये टू बी फेयर, मेरा ये ख्याल है कि पुलिस वालों के साथ ज्यादती हुई है। खुरम शहजाद के साथ भी, अभी तो वो खुरम की नौकरी है, कहीं लगे हुए हैं पंजाब में कहीं। सऊद अजीज साहब इंसाफ का इंतजार करते करते रिटायर हो चुके हैं, लाहौर में रहते हैं, रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैंने उनसे मुलाकातें करके बड़ा कहा कि कोई बोले, बताएं, अभी वो बात करने से रिलक्टेंट है। तो ये चीमा साहब हुआ है। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी इसमें मुलवस है, तो आसिफ अली जरदारी के इस केस में मुलवस होने का कोई एक सबूत नहीं मिलता, कोई एक भी सबूत नहीं मिलता। और अगर कोई सबूत मिलता होता, अगर कोई ऐसा बात होती, तो एक वक्त था पर्टिकुलरली 2010, 11, 12, जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जलकियानी साहब थे उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के सुर्खील, तो जलकियानी और आईएसआई के चीफ थे जनरल पाशा। तो अगर इनके पास कोई सबूत होता तो जलकियानी और जनरल पाशा वो सबूत किसी ना किसी तरीके से अदालतों में ले आते, या उनके ऊपर बेस करके कोई। शाह जी, आपकी आवाज़ कोई थोड़ा सा एक दरमियान में तातुल आ रहा है। तो असल में मैं इसको ये समझता हूँ कि ये जो सबूतों की बात होती है ना, पहली बात तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है तो वो कातिल को डायरेक्ट उससे रब्ता नहीं करता है। इसमें 3-4 लेवल होते हैं कि डायरेक्ट वो बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। और उसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह अबसार आलम साहब जो हैं उन पर अटैक की एक अटेम्प्ट हुई, उनकी लाइफ पर एक अटेम्प्ट हुई। तो जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे पता चला कि जो बंदा आर्डर देने वाला है, जो बज़ाहिर अभी तक सामने आया है, वो बंदा जर्मनी में है। और उसने एक और पाकिस्तानी से जो कि फ्रांस में था, जो उसका जानने वाला था, उससे रब्ता किया कि मैंने किसी को कोई टारगेट करना है पाकिस्तान में, तो कोई बंदा दो।
और जो फ्रांस में जो पाकिस्तानी था उसने अपने किसी कजन से रब्ता किया। अब यह है कि उन्होंने उसके कजन को पैसे दिए, उसने आगे एक टीम अरेंज की, और जो बंदा, और वो बंदा खुद जो है, जो टीम अरेंज करने वाला है, वो खुद नुशैरा विरका का था, शेखपुरा में रहता था। आगे जो उसने टीम अरेंज की वो उसने खुशाब से की। जो गोली मारने वाला था, जिसने अफसार साहब को गोली मारी, वो बंदा भी खुशाब से था। बाकी जो दो तीन रैकी करने वाले थे वो भी खुशाब से थे। जिसकी टैक्सी इस्तेमाल हुई वो शेखपुरा से था। अब यह है कि उन लोगों का आपस में डिस्कनेक्ट है, और ये एक इंटेलिजेंस पर्पज में इसलिए रखे जाते हैं, ये डिस्कनेक्ट इसलिए रखा जाता है कि अगर कोई एक बंदा गिरफ्तार भी होता है तो दौरान तफ्तीश उसके पास वो सारा ब्लूप्रिंट नहीं होना चाहिए, उसके पास पूरी एक मैप नहीं होना चाहिए कि किस बंदे के पास कौन सी जिम्मेदारी है। तो ये एक नीड बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। तो लिहाजा अगर कोई आसिफ जरदारी साहब का लिंक जोड़ने की कोशिश करेगा या वो परवेज मुशर्रफ के साथ लिंक जोड़ने की कोशिश करेगा तो बहुत मुश्किल होगा। अब एक और बड़ी एक सिंपलिस्टिक आर्ग्यूमेंट होता है, और वो आर्ग्यूमेंट ये है कि जी वो जी देखे जी इसका फायदा किसको हुआ है। बास का अच्छा फायदा किसको हुआ है जी? फायदा हुआ है जी आसिफ अली जरदारी को। आसिफ अली जरदारी उनके हस्बैंड हैं बेनजीर भुट्टो के, और बेनजीर भुट्टो के की डेथ के बाद आसिफ जरदारी जो है वो पार्टी के चेयरपर्सन बन गए हैं। अब यह है कि वो लेट से कि हम ये मान लेते हैं कि उससे उनके प्रोफाइल में इजाफा हुआ है, वो जो है फ्रंट पर आ गए हैं। पहले पीपल्स पार्टी की अक्सरियत जो है वो आसिफ जरदारी को नहीं चाहती थी कि ये लोग एक फ्रंट का रोल प्ले करें। वो इनको चाहते थे कि ये बैकग्राउंड में रहें, कि इनकी ओवरऑल जो शोहरत के रिलेटेड जो मसाइल हैं उसकी वजह से पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है कि जो आसिफ जरदारी है वो एक डिफॉल्ट बेनिफिशरी हो इस सारे अमल के, वो एट द सेम टाइम वो मुतासरीन में भी शामिल हो सकते हैं, और वो उनसे जो मुस्तफीद होने वाले हैं उस अमल से वो भी शामिल होते हैं। तो उनको एक तरफ से ये भी दुख है कि मेरे बच्चों की मां चली गई है, और दूसरी तरफ से ये है कि उनका एक पॉलिटिकली उनको बेनिफिट भी हुआ है। लेकिन इसका जरूरी मतलब नहीं है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो इस अमल में इन्वॉल्व हों। और बहुत सारी इस बारे में बातें जरूर होती रही हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज एस्टेब्लिश नहीं हुई। इसी तरह चूंकि जो परवेज मुशर्रफ हैं, परवेज मुशर्रफ के हवाले से ये बात आती है। अब मैं परवेज मुशर्रफ की जो मुझे इन्वॉल्वमेंट नजर आती है वो ये है कि ऐसी शायद ना हो कि जिस तरह का लोग जोड़ते हैं कि उसने कोई बाकायदा प्लानिंग की हो। लेकिन ये भी है कि अगर बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी चाहिए और आप उनको सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आप उनको मजीद वल्नरेबल कर रहे हैं। आप जो उनको टारगेट करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल अगर तालिबान ही उनको टारगेट करना चाह रहे थे, तो आप उनको सहूलतें फ्राहम कर रहे हैं, आप उनको एक अनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट कि जिसमें वो अपने टारगेट तक पहुंच सके। तीसरी चीज ये है कि क्या क्या जो बेनजीर भुट्टो हैं उन्होंने कोई जो एसओपीज थी उन पर अमल किया सिक्योरिटी के हवाले से, जो उनको एक इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने इस तरह से करना है, आपने फलां जगह पे हजूम से नहीं मिलना, उनसे घुलना मिलना नहीं है, फलां जगह पे आपने उधर से जो है लोगों को हैंड वेव नहीं करना। तो बेनजीर भुट्टो जो है उन्होंने भी इस मामले में एहतियात का मुजाहरा नहीं किया। लिहाजा एक तरह से जो उनको टारगेट करने वाले थे उधर से भी एक एनेबलिंग वापस आ गए हैं मेरे ख्याल। तो आप इसको मजीद जी आगे कंटिन्यू करें, और मेरे ख्याल कि हम प्रोग्राम को अब कोई इसको भी कंक्लूड करना है, तो लिहाजा मेरे ख्याल 5 मिनट हम मजीद इस पे गुफ्तगू कर लेते हैं। जी उमर, मैं बिल्कुल गुफ्तगू करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ आपकी बात को। आप जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मर्डर है, उसमें ना तो आसिफ अली जरदारी मुलव्वस हैं और ना ही परवेज मुशर्रफ साहब मुलव्वस हैं। इस बात की कोई एविडेंस नहीं है ग्राउंड के ऊपर भी, और जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें भी। इन दोनों पे इल्ज़ाम लगाना भी अनफेयर है। लेकिन कुछ 2-3 और लोग थे जिनके ऊपर बेनज़ीर साहबा ने अपनी ज़िंदगी में इल्ज़ाम लगाया था, मुशर्रफ साहब समेत। एक तो मुशर्रफ, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ हो तो मेरी जिंदगी को कुछ हो तो मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही, जनरल हमीद गुल और ये जो ब्रिगेडियर एजाज शाह हैं ये जिम्मेदार हो सकते हैं। अच्छा, अब
टू बी फेयर विद देम, इन सब लोगों की भी अगर आप प्रोफाइल चेक करें और सब कुछ चेक करें तो ये मुलव्वस नहीं थे। अब सवाल ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट वाकई मुलव्वस थी? अगर ये नहीं थे तो फिर कौन था? तो मैं इस पे एक रेफरेंस उमर आपको दूंगा कि मुशर्रफ साहब से मैंने इस हवाले से इंटरव्यू भी किया हुआ है, लेकिन एक और इंटरव्यू जो है वो उसका रेफरेंस बड़ा जरूरी है। मुशर्रफ साहब का एक की गुफ्तगू हुई है, हमारे दोस्त हैं ओवन बेनेट जॉन्स, तो उन्होंने कहा कि क्या रोग एलिमेंट्स आप के अंदर से हैं पॉसिबल के मिलिट्री के अंदर कोई रोग एलिमेंट्स हो? तो उन्होंने ये बेनजीर साहबा का ये मर्डर किया हो, तो मुशर्रफ साहब ने कहा हो सकता है, ठीक है, इट्स पॉसिबल, ठीक है। तो एक बात तो ये है, लेकिन दो कंक्लूडिंग बातें दो करता हूं मैं डिटेल में जाए बगैर। एक बात ये है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा के कत्ल के ऊपर चीमा साहब आज तक 5 इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, मैं गिनवाता हूं। नंबर 1, पंजाब पुलिस ने उस पर केस मुकदमा दर्ज किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, आधे रास्ते में रुक गई, केस ट्रांसफर किया गया एफआईए के पास, एफआईए ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, इसी दौरान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, तो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही स्कॉटलैंड यार्ड की जो टीम है उसको बुलाया गया बर्तानिया से, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की। 3, चौथी इन्वेस्टिगेशन यूएन की एक टीम, यूएन ने कमीशन कायम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरखास्त के ऊपर, उसको उसने इन्वेस्टिगेट किया और उसने अपनी रिपोर्ट दी, और उसकी रिपोर्ट में यूएन की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ जर्नलों का उस वक्त के डीजीएमआई मेजर जनरल एजाज मियां का नाम था कि उनके ऊपर सस्पेक्ट किया जा रहा था, और कुछ और जर्नलों के नाम भी थे, उस वक्त के डीजीआईएसआई का नाम भी था, जिन्होंने बेनजीर साहबा को पहले से इंटेलिजेंस इतला दी थी और मना करने की कोशिश करते रहे 27 दिसंबर तक उस वक्त के डीजीआईएसआई के वो बेनजीर साहबा, वो नदीम ताज था नाम, नदीम ताज, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ताज, ठीक है। तो नदीम ताज साहब मना करते रहे थे बेनजीर साहबा को कि वो 27 दिसंबर के जलसे में ना जाए, ठीक है। और मुशर्रफ साहब का भी था और जनरल कियानी का भी था, ये सस्पेक्ट के सूरत में कोई डायरेक्ट बात नहीं थी, लेकिन एक जिसे कहते हैं हिंट कराना था। तो उसके ऊपर एक सेक्रेटरी थे, यहाँ पे फेडरल सेक्रेटरी थे अब्दुल रऊफ चौधरी साहब, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनकी सरबराही में एक अलग से कमेटी बनाई गई जिसमें उन्होंने ये जितने भी जर्नल्स थे उन सबको एग्जानोरेट कर दिया। तो फिर बाद में एफआईए का केस चलता रहा, और एफआईए ने का जो केस है वो आपको पता है अदालत में साबित नहीं हो सका, और फिर बाद में एफआईए ने अपील भी नहीं की, यानी कि होता है ना कि हाई कोर्ट में अपील करें कि लोअर कोर्ट ने ये फैसला गलत दिया है, वो आज तक अपील नहीं हुई। तो ये बातें यूं की यूं रह गई हैं और ये कंट्रोवर्सी रहेगी। लेकिन आखिरी आखिरी उम्र आखिरी बात करने दो, प्रॉब्लम ये बात है, ये है कि मैं ईमानदारी से समझता हूं, और मेरे पास बहुत सारे शवाहिद हैं, किसी दिन अलग से इस पे बात कर लेंगे, कि बेनजीर भुट्टो का जो कत्ल है उसका ताल्लुक उसामा बिन लादेन की 2011 जो जो एबटाबाद में छुपे हुए थे ना उससे जुड़ा हुआ है। और जिस दिन ये पता लग जाएगा कि उसामा बिन लादेन को कैसे छुपे हुए थे या किसने छुपाया हुआ था, उस दिन बेनजीर के कातलों का भी काफी हद तक पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली कौन थे। तो ये एक मुम्मा है और उसके ऊपर जर्नलिज्म होता रहेगा। मेरी तरफ से तो उमर यही बातें हैं। आप बताएं अगर आप कोई इस पे ऐड कर सकते हैं चीज। नहीं, आपकी तरफ से जवाब ही है, जवाब ही है। मैं तो यही कहूंगा कि एक जनरली एजाज, लेकिन ये जो बात की ना, जो एक इंक्वायरीज जो 5 मुख्तलिफ टाइमों पर हुई, असल में प्रॉब्लम ये है कि मैं ये समझता हूं कि इसमें जो वुरसा हैं, या वुरसा को अगर मैं पीपल्स पार्टी तस्वर कर लूं, तो उन्होंने भी उसके सियासी बेनिफिट लेने की कोशिश की कि जी एक केस जो है वो इंटरनेशनल हो जाए। हाँ ठीक है, ये भी है कि एक एतमाद का फुकदान भी है लोकल लेवल पर, लेकिन क्या स्कॉटलैंड यार्ड, अगर हम इसको इस सारे प्रोसेस के होने के बाद हम देखते हैं कि क्या स्कॉटलैंड यार्ड की इन्वॉल्वमेंट से कुछ चीजें स्टेब्लिश हो पाई या नहीं हो पाई। जो यूएन का मिशन था वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन था, फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। जो उन्होंने सवालात उठाए वो जरूरी नहीं है कि वो सवालात जो हैं वो किसी अल्टीमेटली उन्होंने किसी नतीजे पर पहुंच जाना था।
उन्होंने भी, जब यही होता है कि एक इन्वेस्टिगेटर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाता, तो वो इसी तरह के कोई दो तीन किस्म के कोई मुबहम किस्म के सवाल जरूर उठा देता है जी, कि ताकि जो लोग उनको बाय करने वाले हैं वो कहें जी कि हाँ अगर इन पर ये चीज चली जाए तो मेरा है कि हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो मुझे वैसे लगता है कि जो आपकी खबर थी बैतुल्ला मसूद की, मुझे वही लगता है। बाकी मैं, आपको पता है मैं वैसे कोई ज्यादा कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज पर चलने वाला नहीं, अनलेस के मेरे पास कोई एविडेंस ना हो। मुझे ये लगता है कि उन लोगों ने ये काम किया है, और जो जनरल मुशर्रफ हैं इनके जो मामला बेनजीर भुट्टो के साथ खराब हो रहे थे और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो उसकी वजह से उनको एक मजीद ऐसा अनेबलिंग इन्वायरमेंट मिला है। हाँ, ये बात कि बेनजीर भुट्टो ने खुद क्या सिक्योरिटी एक प्रोटोकॉल की वायलेशन उन्होंने भी की हैं, लिहाजा यानी कि अब तो वो चली गई हैं, अब उस पर तो हम क्या बात करेंगे। लेकिन ये है कि उन्होंने भी उसकी वजह से भी अगर वो शायद एहतियात करती तो हम आज उस सानिया पर बात ना कर रहे होते। लेकिन ओवरऑल ये एक मुल्की सानिया है, बहुत बड़ा सानिया था, और उस टाइम लगता नहीं था कि पाकिस्तान दोबारा सरवाइव कर पाएगा या यानी कि कितनी देर इसमें से गुजरेगा। लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक उनका एक बड़ा काबिल तहसीन किरदार है। आसफ अली जरदारी का बहुत अच्छा किरदार उन्होंने अदा किया इस जख्म को मुकम्मल करने के लिए। तो अल्लाह करे कि हम मजीद इस तरह की ट्रेजिडी से महफूज रहें। और उमर उमर दो बाकी बातें, अगर कत्ल की दो बात है लाइनें तो ऐड कर ये दूं। बेनजीर भुट्टो का कत्ल सिर्फ यही नहीं है कि जो अभी तक हल नहीं हो सका, वो लियाकत अली खान से लेके आज तक जितने भी हाई प्रोफाइल मर्डर हुए हैं वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। उमर दो बातें ऐड कर दूंगा मैं इस सारे मामले में, ताकि वो जो आपने बात की ना वो क्लैरिटी उसमें आ जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें टीटीपी या तालिबान मुलव्वस नहीं थे, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि बैतुल्ला महसूद ने इनिशियली तो इस बात को डिनाई किया था, लेकिन बाद में बैतुल्ला के साथियों ने भी बात की। और मौजूदा जो कालदम तहरीक तालिबान के सरबराह है ना, नूर वली महसूद, इन्होंने एक किताब लिखी है। और ये उस वक्त किताब लिखी है जब ये सरबराह नहीं थे, इससे पहले ये इस सारे ऑपरेशन के आनी शाहिदीन में उन्होंने क्लेम किया है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो कत्ल है वो हमने किया है। ये इन्होंने अपनी किताब में एडमिट किया हुआ है, और भी बहुत सारी एविडेंस है। एक बात, और आसफ अली जरदारी साहब को भी पता है कि बेनजीर साहिबा को टीटीपी ने मरवाया, उनके पीछे कौन है ये एक मुअम्मा है। ठीक है, तो आसफ अली जरदारी साहब ने, उमर चीमा साहब, मैं आपको इतला दे रहा हूं कि जब बैतुल्ला महसूद को ड्रोन अटैक के जरिए अमेरिका ने निशाना बनाया था, तो आईएसआई ने और फौज ने आसफ अली जरदारी को, बैतुल्ला महसूद को वो लाइव मनाजर दिखाए हैं कि किस तरह बैतुल्ला महसूद को निशाना बनाया गया ड्रोन के जरिए, लाइव मनाजर। और इस बात का, इस बात की ख्वाहिश का इजहार आसफ अली जरदारी ने किया था कि वो देखना चाहते हैं, जिस पर हमारी फौज ने और हमारी जो आईएसआई जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने इनके लिए इंतजाम किया था लाइव मनाजर का, और वो इनके लिए बंदोबस्त किया गया था। तो बहुत सारी इसके ऊपर बातें हैं, लेकिन असल बात यह है कि आज तक जो असल मुलजमान है वो पकड़े नहीं गए, और अब इसके ऊपर इतनी गर्द डल चुकी है कि पीपल्स पार्टी वाले भी इसे अपना सियासी तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है असल बंदा हमने मार दिया है। लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे किरदार तो हैं जो कभी सामने नहीं आए। और मैंने जिस तरह के कह चुका हूं कि अगर उसामा बिन लादेन का पता लगता है, क्योंकि उसामा बिन लादेन के घर से एक लेटर मिला था, वो लेटर में उसामा बिन लादेन को इतला दी गई थी कि हमने जो पिंडी में एक काम कर दिया है, वो जो तारीख थी वो मैच करती थी बेनजीर भुट्टो साहिबा के मर्डर की डेट के साथ। और आपको पता है अबू यजीद थे अलकायदा के एक तर्जमान, उन्होंने भी क्लेम किया था कि हमने ये काम किया है। तो ये इसके ऊपर काफी सारी चीजें अभी भी हैं जो लोगों के नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये जो डिस्कशन थी कॉन्स्पिरेसीज की वो मैंने और आपने की है। तो चीमा साहब, मेरे ख्याल में आज प्रोग्राम हमने काफी कर लिया है, तो अगले प्रोग्राम तक ये क्या कहते हैं, इजाजत ले लें या आपने कोई बात करनी? नहीं नहीं, हम उनकी कंप्लेन सुन रहे हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।